हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम गौरव चौधरी और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। पिछली क्लास तक हमने डायपोल पढ़ लिया है ना, कुछ सवाल भी कर लिए हैं। पिछली जो वीडियो है उसमें बहुत सारे सवाल हैं, अगर वो आपने नहीं देखी तो उसको अच्छे से देखना, ठीक है। और सवालों की प्रैक्टिस करो, एक बार देख के दूसरी बार अपने आप से प्रैक्टिस करो, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे, पेपर में कर दोगे, ठीक है। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये टॉपिक है भाई, ये इस चैप्टर को ना बड़ा आसान बना देता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जरिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड कई सारी जो अपनी प्रॉब्लम्स थी, जैसे जो इंटीग्रेशन से सॉल्व होती थी, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बिना इंटीग्रेशन सॉल्व हो सकती हैं। हम उस पर काम करेंगे आज। आज अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टार्ट करते हैं। बी कंसंट्रेटेड। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है। देखो भाई, जैसे अपने पास कोई क्यू चार्ज है, ठीक है। अगर ये प्लस चार्ज है तो कुछ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस छोड़ रहा होगा, है ना। बट इस चार्ज को अगर मैं डबल कर दूं तो क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए, अगर डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की काउंटिंग थोड़ी बढ़ जानी चाहिए, ज़्यादा तो हो ही जानी चाहिए। क्योंकि हमने एक बात पढ़ी थी भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ही फील्ड देती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी का मतलब पर यूनिट एरिया में कितनी फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, मतलब, है ना। डेंसिटी बढ़नी चाहिए तो चार्ज बढ़ाएंगे, तो चार्ज की वजह से फील्ड भी बढ़ना चाहिए, फील्ड बढ़ा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास अब एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको हम याद रखेंगे कि भाई अगर कोई क्यू चार्ज है तो वो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन छोड़ेगा। उसके लिए अपने पास एक सिंपल फॉर्मूला है, वो है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अज्यूम ही कर रखे हैं हमने, अज्यूम ही कर रखे हैं ना, असली में थोड़ी लाइनें मार रहा है प्लस चार्ज, तो अज्यूम कर रखे तो कितनी भी मान सकते हैं, ठीक है। तो Q के लिए हमने मान ली Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर 2Q ले लेंगे तो कितनी फील्ड लाइन हो जाएंगी, 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएंगी। बात सिंपल, बहुत ही सिंपल हो गई है, ठीक है। एक तो अपने को ये बात याद रखनी है कि क्यू चार्ज है तो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन छोड़ेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कौन सा है, ये के था ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये वही है ना। के की वैल्यू अपने को पता है, फॉर्मूले में रखते हैं हम, ठीक है। उसको देख लेंगे, ठीक है। अब देखो इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। अब जो अगर प्लस चार्ज है, कोई प्लस क्यू चार्ज है, तो वो क्या करेगा, कितनी फील्ड लाइन छोड़ेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, बाहर छोड़ेगा। माइनस क्यू है तो अंदर आएंगी भाई फील्ड लाइंस, अंदर आएंगी, कितनी आएंगी, काउंटिंग सेम ही, Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही। ठीक बात हो गई है, ठीक है। अभी देखो आगे चलते हैं। अब मैं ऐसा करूं कि ये जो Q चार्ज था इसको एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर रख दूं, क्लोज्ड सरफेस के अंदर। क्लोज्ड सरफेस क्या होता है पहले वो बात देख लेते हैं, ठीक है। एक ऐसा सरफेस जो क्लोज हो, जिसमें हम कुछ भर सकते हो, जैसे क्यूब, स्फीयर, कोई बोतल ढक्कन बंद कर दो, ठीक है। तो वो सारे सरफेस तो हैं उनके पास, सबके पास सरफेस है, बट वो कैसे हैं, क्लोज हैं। बात क्लियर, ठीक है। कोई भी क्लोज सरफेस अगर हम ले लें, एक अज्यूम कर लिया हमने एक क्लोज सरफेस, ठीक है, इसके अंदर एक क्यू चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। अब मैं पूछता हूं कि भाई कितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस से बाहर आ रही होंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इमर्जिंग आउट ऑफ सरफेस, कितनी होंगी भाई। अब जितनी फील्ड लाइन इसने छोड़ी हैं, जितनी भी फील्ड लाइंस इसने छोड़ी हैं, वो सारी फील्ड लाइंस क्रॉस करके आगे तो जाएंगी ही। कितनी छोड़ी इसने, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सरफेस को क्रॉस करके कितनी जाएंगी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बात सिंपल होगी, ठीक है। अब देखो इससे हम फ्लक्स की डेफिनेशन निकालेंगे, ठीक है। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है अभी बात आएगी, ठीक है। देखो पहली डेफिनेशन आएगी, इसके बाद फिर और आएंगी। पहले तो सिंपल डेफिनेशन क्या है, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस की बात करेंगे अपन, पहले क्लोज्ड सरफेस की बात करेंगे, ठीक है। देखो अगर अपने पास कोई क्लोज्ड सरफेस है तो क्या हो सकता है,
उससे फील्ड लाइंस बाहर जा सकती हैं। अगर अंदर प्लस चार्ज रखा होगा तो बाहर जाएंगी फील्ड लाइंस, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें माइनस चार्ज रखा होगा तो फील्ड लाइंस अंदर आएंगी, सिंपल बात, ठीक है। अच्छा, अब फ्लक्स क्या है? फ्लक्स कुछ नहीं है, फ्लक्स है सिंपल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ सरफेस। सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही होंगी, कमिंग आउट की बात है भाई, बाहर आ रही हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लक्स, सिंपल। तो अब देखो, अगर यहां पे प्लस क्यू चार्ज रख देंगे तो यहां से कुछ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर ही आएंगी। कितनी आएंगी? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। सो हम क्या बोलेंगे कि भाई इसमें जो फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू सरफेस क्या है? क्या है? कितनी फील्ड लाइन बाहर आई? कितनी आई? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंपल है ना। बट यहां पे क्या होगा? अगर माइनस क्यू चार्ज होगा तो कितनी फील्ड लाइन बाहर आ रही है? एक भी नहीं आ रही अंदर जा रही है, ठीक है। तो अब कन्वेंशन की बात करते हैं यहां पर, ठीक है। अगर हम बाहर आने वाले फ्लक्स को या बाहर आने वाली फील्ड लाइंस को पॉजिटिव फ्लक्स बोलते हैं, तो अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस को हम नेगेटिव फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेगेटिव फ्लक्स। सो इसमें हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो वही है, बट फ्लक्स कितना है? कितना है? माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखेंगे, कमिंग आउट है तो पॉजिटिव फ्लक्स, कमिंग इन है तो नेगेटिव फ्लक्स। बात क्लियर? ठीक है। और अपने पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अगर किसी सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है तो फ्लक्स क्या होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी हमने एक एक चार्ज रखा है सरफेस के अंदर, अब क्या करेंगे? दो दो चार्ज रख के देखेंगे, ठीक है। देखो, ठीक है, आई थिंक लिख रहे हो, साथ साथ लिखते रहो, नहीं तो मिटा रहा हूं मैं। अब हम क्या करेंगे? दो दो चार्ज को रखेंगे, दो चार्ज रखेंगे तो देखना क्या होगा। देखो भाई, एक हमने क्यू चार्ज रख दिया, एक माइनस क्यू चार्ज, दो चार्ज इस सरफेस के अंदर रख दिए, एक गुब्बारा सा फुला दिया, उसके अंदर दो चार्ज रख दिए, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, है ना। तो पूछ रहे हैं कितनी फील्ड लाइंस मतलब इस सरफेस को क्रॉस करके जाएंगी, मतलब अपने को फ्लक्स बताना है थ्रू सरफेस, ठीक है। अब क्या ध्यान रखना है ना कि फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। बाहर जाएंगी तो पॉजिटिव लिखेंगे, अंदर आएंगे तो नेगेटिव लिखेंगे। तो मानते हैं एक बार, देखो सरफेस के अंदर मान लो एक दो दो फील्ड लाइन अंदर आ रही हैं और तीन बाहर जा रही हैं, एक दो तीन, ठीक है। सो टोटल फ्लक्स क्या होगा? तीन तो बाहर गई पॉजिटिव, और दो अंदर आई माइनस दो, क्या फ्लक्स बनेगा? 1। मतलब ऐसे सोच सकते हैं कि नेट फील्ड लाइन कितनी बाहर आई? एक ही आई, क्योंकि दो तो वही आई होंगी, ऐसा सोच सकते हैं ना, दो तो यही बाहर निकली होंगी, है ना, अंदर आई तो बाहर भी जाएंगी। तो रिजल्ट क्या बना? सिर्फ एक ही बाहर निकली है, सिंपल। तो कुछ नहीं करना अपने को, फ्लक्स को सिंपल ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहां पे आओ एक बार, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करें तो ये कितनी फील्ड लाइन छोड़ेगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, है ना। तो इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, ये वाला अंदर आएंगे फील्ड लाइंस, ऐसे 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 ऐसे, है ना। ये सारी सरफेस को कट करके बाहर जा रही हैं, ये सारी सरफेस के अंदर आ रही हैं, है ना। बट हमने कुछ फील्ड लाइन छोड़ दी हैं, ठीक है। कौन से वाली? अरे वही वाली, प्लस वाला लाइन छोड़ेगा, माइनस वाला लाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये वाली ये वाली ये वाली, है ना। देखो ये भी घूम के शायद आ रही हो, है ना, ये वाली भी घूम के ऐसे ही आ रही हो शायद, सिंपल, ठीक है। सो अब देखो अपने को लिखना है कितनी टोटल फील्ड लाइंस बाहर आई सरफेस के, ठीक है। सो देखो ध्यान से देखेंगे कि भाई ये जो फील्ड लाइंस है ना, ये जो फील्ड लाइंस है इसका नंबर n अज्यूम कर लेते हैं, n अज्यूम कर लिया हमने, है ना। सो ये जो बाहर आ रही हैं ये कितनी आएंगी? आउट कितनी आएंगी? टोटल कितने छोड़ी क्यू ने टोटल कितनी छोड़ी, ठीक है। और उसमें से n 12 ही नहीं कि कितनी छोड़ी भाई? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस n होगी। सो ये तो आउट हो गया, फ्लक्स बाहर आया इतना। इन कितनी अंदर आएंगी? इन कितनी अंदर आएंगी? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएंगी, है ना।
अंदर आनी चाहिए थी इतनी, ठीक है, बट ये वाली जो है लाइंस ये अंदर नहीं आई, अंदर ही थी, ठीक है, तो फिर से n कम हो जाएगा इसमें, तो -n हो जाएगा। अंदर आने वाले भी q बाय एप्सिलॉन नॉट है ये, बट ये n तो कम हो गई ना। सो अगर मैं बोलूं कि फ्लक्स टोटल क्या होगा, क्या होगा, ये आउट है ये इन है, आउट वाले को पॉजिटिव इन वाले को नेगेटिव, सेम ही बन गया, कितना फ्लक्स बन गया 0। बात क्लियर, ठीक है। सो अब हम आगे से ना एक फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला का एक तरीका सा याद रखेंगे, बहुत सिंपल ही तरीका, और वो तरीका क्या है, यही तरीका है कि भाई सरफेस के अंदर, अब देखो इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना दिख रहा था, कितना दिख रहा था सरफेस के अंदर नेट चार्ज, नेट चार्ज प्लस माइनस 0 दिख रहा था, फिर लाइन कितनी बार आई, 0 बार आई, सिंपल। सो अब अगर अपने पास और भी चार्जेस होंगे, जैसे ये सरफेस लिया हमने, इसमें एक प्लस क्यू रख दिया, एक -3q रख दिया, ठीक है, तो कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी या अंदर आएंगी वो लिखना अपने को। सो फ्लक्स क्या लिखेंगे, इसका फ्लक्स पॉजिटिव +q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका फ्लक्स -3q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर क्या आ गया -2q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला सेम ही, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू q इनसाइड नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। बोलोगे क्या ही बात है, बहुत ही आसान है, कोई नहीं भाई, आसान है इसलिए सीख रहे हैं, आसान ही चीजें होती हैं हर जगह, ठीक। अब देखो इतना चीज क्लियर है, अब इस पे कुछ सवाल करते हैं, सवाल अच्छे इंटरेस्टिंग आएंगे, इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग से सवाल बनेंगे इस पे, देखना। एक अपने पेपर में भी एक सवाल था, वो मैंने ऐसे चेंज नहीं किया था, ठीक है, मतलब वो छोड़ो, पेपर में देखो कैसा सवाल था। पेपर में सवाल था, एक यहाँ पे +q चार्ज है मान लो, यहाँ पे +3q है और यहाँ पे -2q है। इसने क्या किया कि सरफेस बना दिए, एक सरफेस ऐसा बना दिया, इसको नाम दे दिया S1, एक ऐसा बना दिया, इसको नाम दे दिया S2, ठीक है, और एक ऐसा बना दिया, ये लो पूरा ही S3, ठीक है। अपने को बताना है फ्लक्स मैक्सिमम कौन से सरफेस के थ्रू है, ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, जिस सरफेस के अंदर सबसे ज्यादा चार्ज होंगे, उसका फ्लक्स सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। सो S1 की बात अगर करें, फ्लक्स थ्रू S1 क्या बनेगा, S1 ये था भाई, कितना चार्ज है नेट, -q बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो फ्लक्स थ्रू S2 ये देखो प्लस माइनस उल्टा हो गया, मतलब +q बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। फ्लक्स थ्रू S3 में तो कितने चार्ज बन गए, 2 + 2 बन गया, 4 - 2 +2 बाय एप्सिलॉन नॉट +2q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो कौन सा फ्लक्स सबसे मैक्सिमम बन गया, यही बन गया, है ना, बहुत सिंपल सवाल है। अच्छा एग्जैक्टली ये सवाल नहीं था, कंफ्यूज मत हो ना, मतलब ऐसा ही सवाल था, ठीक है। देखो अब इसके बाद थोड़े से और इंटरेस्टिंग सवाल आएंगे, जिनमें अपने को थोड़ा ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सो अगर आलस में बैठे हो, मुंह धो के आ जाओ, दिमाग लगाना पड़ेगा ध्यान से, ज्योमेट्री की बात होंगी बहुत सारी, ठीक है। देखो भाई अब अपन क्या करते हैं कि एक क्यूब ले लिया हमने, ये टॉपिक है फ्लक्स थ्रू क्यूब, ये स्टैंडर्ड से सवाल हैं, ये बार बार जेई नीट बोर्ड में पूछे जाते हैं, बार बार सेम से ही कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे। अपन के पास एक क्यूब है, ये लो एक क्यूब है, और उस क्यूब के बॉडी सेंटर पे, क्यूब है, उस क्यूब के बॉडी सेंटर पे हमने एक +q चार्ज रख दिया। बॉडी सेंटर कहाँ होगा, देखो बॉडी डायगोनल्स, एक ये डायगोनल हो गया और दूसरा ये डायगोनल हो गया, है ना, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। सो यहाँ पे बिल्कुल बॉडी सेंटर पे q चार्ज रख दिया हमने। अब मैं पूछ रहा हूं कि भाई फ्लक्स बताओ थ्रू क्यूब, पहली बात तो, एंड दूसरा फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस या ईच फेस ऑफ क्यूब, ईच फेस भी बताना है, ये काम की बात है, ठीक है। सो अब हम बोलेंगे कि सर जी ये तो क्यूब है, ये तो बंद है, इसके अंदर एक क्यू चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज कितनी फील्ड लाइन छोड़ेगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट छोड़ेगा, और वो सारी की सारी किसी न किसी एक सरफेस को कट करके बाहर जाएंगी,
है ना। तो पूरे क्यूब के थ्रू कितनी जाएंगी, जितनी चार्ज ने छोड़ी, कितनी छोड़ दी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये लो भाई, हो गया काम। दूसरा काम, ईच सरफेस, हर एक फेस के थ्रू, ठीक है। अब देखो इसको कैसे इमेजिन करना है, ये प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज को हम एक छोटा सा स्फीयर मान सकते हैं, छोटा सा स्फीयर मान लिया। छोटा सा स्फीयर एक कमरे के बिल्कुल बीच में रख दो, कमरे को क्यूब मान लो, कमरे के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा स्फीयर रख दो, बल्ब रख दो एक, ठीक है, और उसको ऑन कर दो। सो कौन सी दीवार पर लाइट सबसे ज्यादा होगी, सब पे बिल्कुल सेम होगी। बॉडी सेंटर हो गया तो उसके लिए ये दीवार, ये दीवार, ये सारी दीवार सेम डिस्टेंस पे, तो हर डायरेक्शन में वो सेम लाइट छोड़ेगा। बात सिंपल हुई। तो भाई इस क्यूब, इस चार्ज के लिए ईच एंड एवरी फेस ऑफ क्यूब इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक है तो सब के थ्रू इक्वल ही फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी। कितने फेस हैं, 6 हैं भाई, ऊपर नीचे 1 2 3 4, 4 ऐसे ऊपर नीचे। तो हर एक के थ्रू कितना बनेगा, कितना बनेगा, टोटल है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या लग जाएगा, बाय 6। सिंपल, गॉट इट। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है आगे भी, ठीक है। अब दूसरा है अपना फेस सेंटर। कोई एक फेस लो, उसके सेंटर पे चार्ज रख दो, ठीक है, कोई एक फेस के सेंटर पे चार्ज रख दो। जैसे क्यूब बनाएंगे अपन, ये हैगा क्यूब अपने पास, इसका एक फेस, मतलब ये इसकी दीवार कंसीडर कर ली, ये दीवार है ना, ठीक है। इस दीवार पर एक क्यू चार्ज रख दिया हमने, इस दीवार पे रख दिया, ठीक है। अच्छा, और बातें और क्या ज्यूम करनी है कि इसकी दीवार की थिकनेस, दीवार की थिकनेस क्या है, 0, दीवार की थिकनेस 0 है, एंड ये पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज एक स्फेरिकल टाइप ही है, ठीक है। अब पूछा क्या है इसने, फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, टोटल क्यूब के थ्रू फ्लक्स पूछ रहा है, टोटल क्यूब के थ्रू। तो हाउ कैन वी गो, हाउ कैन वी गो भाई। अब इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि देखो ये दीवार है, दीवार पे यहां पे क्यू चार्ज रख दिया, दीवार की थिकनेस तो है नहीं। अब क्यू चार्ज क्या, एक स्फीयर है, तो उस पॉइंट चार्ज को थोड़ा एनलार्ज कर दो, बड़ा मान लो, तो ये बन गया। और दीवार कहां से जाएगी, दीवार बिल्कुल पतली है, बिल्कुल बीच से काट के चली गई, है ना। तो आधा चार्ज तो इस कमरे के अंदर रहा और आधा चार्ज तो दीवार के बाहर लटक जाएगा, गोला सा, है ना, दीवार के बाहर लटका दिखेगा अपने को गोला सा, है ना। अब देखो आधा चार्ज जितनी फील्ड लाइन छोड़ेगा वो सारी की सारी क्यूब के अंदर जाएंगी, क्यूब के अंदर जाएंगी तो किसी न किसी फेस को कट करके बाहर जाएंगे फिर, और ये वाला तो बाहर ही छोड़ेगा, बाहर ही छोड़ेगा तो इसकी फील्ड लाइन तो आएंगी नहीं। सिंपल। सो यहां पे हम पहली बात क्या कंसीडर कर सकते हैं कि भाई ये जो चार्ज है, ये आधा चार्ज सरफेस के अंदर है, मतलब क्यूब के अंदर है, और आधा बाहर है। सो आधे की वजह से फील्ड लाइंस यहां आएंगी, आधे की वजह से उस तरफ जाएंगी, तो आधी ही फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगी। बात क्लियर। सो अपना आंसर क्या होना चाहिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज टोटल और उसका हाफ। सिंपल। अच्छा, इसको एक दूसरे मेथड से भी समझ सकते हैं हम, ठीक है। वो मेथड देखना क्या करेंगे, क्या करो, ये जो कमरा है इसके एडजेसेंट एक और कमरा बना दो, इसके एडजेसेंट एक और कमरा बना देंगे, एक और कमरा, ये लो बन गया, ठीक है। आई एम वेरी गुड मिस्त्री, बहुत कमरे बनाए हमने ठीक है। अब कमरा बन गया। अब देखो भाई, अब ये जो चार्ज है ये दोनों कमरों के बिल्कुल बीच में है, दोनों कमरों के बिल्कुल बीच में है ना। अब यहां पे अगर बल्ब अज्यूम कर लें, है ना, यहां बल्ब अज्यूम कर लें तो क्या होगा, बल्ब इस तरफ और इस तरफ बिल्कुल इक्वल लाइट देगा। इसका मतलब ये चार्ज भी क्या करेगा कि इसके थ्रू और इसके थ्रू इक्वल फ्लक्स छोड़ेगा, है ना। टोटल फ्लक्स कितना बनेगा, टोटल जो फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी वो होंगी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो आधी इसके थ्रू, आधी इसके थ्रू, तो इसके थ्रू कितनी बची, सेम ही क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर, सिंपल, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है अपना एज सेंटर, एज का सेंटर, एज का सेंटर। इसको देखना, फील करने लग जाओ, ठीक है। दो तरीके यही होंगे, यही दो तरीके। एक तो ये सोचेंगे हम कि कितना पार्ट ऑफ चार्ज क्यूब के अंदर है, ठीक है। दूसरा ये कि कितने कमरे बनाए, ठीक है। अगला अपना एज सेंटर, ठीक है।
आई एम मेकिंग द क्यूब अगेन। ये बना अपना डब्बा। देखो भाई रखा कहां पे अभी हमने, अभी हमने यहां रख दिया, लो ठीक है। ये एज है ना, ये किनारा है, साइड है मतलब, ठीक है। इसके सेंटर पे रख दिया हमने चार्ज। सो अब अपने को बताना है कि इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। देखो सिंपल सोचने के लिए एक तरीका बताता हूं। क्या तरीका है? ठीक है वही पार्ट वाला ही है, तरीका पुराना ही है, ठीक। स्फीयर ये है भाई, है ना, ये स्फीयर है। अब अज्यूम क्या करना है ना कि स्फीयर का सेंटर इस एज पे लाई कर रहा है, इस एज पे लाई कर रहा है। मतलब ये स्फीयर है तो ये एज इसको ऐसे क्रॉस करती जा रही है, स्फीयर है, एज इसको ऐसे क्रॉस करती जा रही है, ठीक है बात। सो अब इसको यहां पे देखें, ये स्फीयर हो गया। सो ऊपर वाली जो ये दीवार, आगे वाली दीवार, ये ऐसे आ रही होगी, कहां तक आएगी दीवार? सेंटर तक आएगी, बस सेंटर तक आएगी, है ना, सेंटर तक आएगी। दूसरी ये दीवार, ये यहां से चली जाएगी, ये और ये कितना पार्ट कट गया स्फीयर का? 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट ही है। तो सिर्फ 1/4 पार्ट ही क्या है, क्यूब के अंदर है, बाकी सारा पार्ट बाहर है। सो फ्लक्स कितना होना चाहिए? Q/4ε0, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है? डब्बे बनाओ। अब इसको अपने को कवर करना है, ठीक है। इसको कवर करना है तो देखो क्या कर सकते हैं अपन, इसके आगे एक डब्बा बना दो, इसके आगे ऐसे 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 ऐसे, ये लो ये लो ये लो ये लो, ठीक है भाई। अब देखो अपने ये दो डब्बे हैं, ठीक है। ये दो डब्बे सेम से नहीं दिख रहे, सेम ही है साइज तो, ठीक है, ऐसे दिख नहीं रहे, बस अभी दोबारा बना देता हूं। अब देखो ये दोनों डब्बे बिल्कुल सेम है, ठीक है। और ये जो चार्ज है ये कहां रखा है? ये चार्ज, अब इस चार्ज का कितना पार्ट इन दो कमरों के अंदर होगा? अब इस चार्ज का कितना पार्ट इन दो कमरों के अंदर होगा? जो दोनों कमरों की जो नीचे वाली दीवार है, नीचे वाली दीवार है, वो स्फीयर को ऐसे कट करती जा रही है बीच से, तो आधा पार्ट ऊपर दिखेगा, आधा इस कमरे के नीचे दिखेगा, दिखा। सो हाफ पार्ट इज अपवर्ड एंड हाफ पार्ट इज डाउनवर्ड, ठीक है। सो आधी फील्ड लाइंस तो दोनों कमरों को कट करती हुई निकलेंगी बाहर, ठीक है, और आधी फील्ड लाइन नीचे चली जाएंगी। सो ये कितनी फील्ड लाइन निकली? हाफ मतलब Q/2ε0, किसके थ्रू? बोथ क्यूब्स के थ्रू, ठीक है। अब दोनों कमरों के बिल्कुल ये बीच में रखा है, तो उसके और उसके थ्रू इक्वली छोड़ेगा। तो एक के थ्रू अगर बात करें, फ्लक्स थ्रो 1 क्यूब, क्या बनेगा? इसका भी हाफ, Q/4ε0, डन, ठीक है। अगला अपना है कॉर्नर। अब अपने को रखना है चार्ज को कॉर्नर पे, क्यूब के कॉर्नर पे, उसको सोचना है भाई, कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। ये क्यूब बनाया, ये बनाया, किनारे पे रखेंगे। वही दो तरीके हैं अपने कि भाई पहला तो कितना पार्ट ऑफ चार्ज कमरे के अंदर है, और दूसरा कितने कमरे और बनाए कि अपने को कुछ सेटलमेंट से दिख जाए, ठीक है। सो मैं यहां पे अज्यूम कर लेता हूं कि अपना चार्ज यहां है अभी, ठीक है। तो पहले यही सोचना है कि भाई कितना पार्ट क्यूब स्फीयर का, कितना पार्ट स्फीयर का कमरे के अंदर होगा, कितना बाहर होगा, ठीक है। सो इसको सोचने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, इसके अंदर हमने सोच लिया था 1/4 पार्ट था, ठीक है। सो इसके अंदर अगर सोचें 1/4 नहीं होगा, कितना होगा? 1/8 होगा, ठीक है। इसको अच्छे से अभी, ठीक है। अब देखो मैं कॉर्नर तो मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है। सो तुम्हारे सामने कोई कॉर्नर तो होगा ही दीवार पे, ठीक है। तो कोई एक कॉर्नर देखो, जैसे उस तरफ एक कॉर्नर है अपने पास, ठीक है, वहां एक कॉर्नर है, एक दीवार ऐसे जा रही है, एक दीवार ऐसे जा रही है, एक दीवार ऐसे जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे स्फीयर है, स्फीयर को ऐसे 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 3 जगह से काट रही है दीवारें, ठीक है। सो स्फीयर का 1/8 पार्ट ही आएगा उसके अंदर, ठीक है। बट चलो ठीक है, उससे नहीं पता लगता ज्यादा, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, अपन कमरे बनाते हैं, अभी कमरे बना देंगे, ठीक। देखो कमरे बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी इस बार, क्योंकि कई सारे बनाने पड़ेंगे। एक कमरा यहां बना दिया,
ठीक है। अभी क्या हुआ कि क्या इन दोनों कमरों के अंदर कितना पार्ट आ गया होगा, दोनों कमरों के अंदर कितना पार्ट आ गया होगा भाई, सोच सकते हैं? हाँ, अब थोड़ा सोचा जा सकता है। एक ये दीवार है, ये वाली फ्रंट वाली, एक ऊपर वाली दीवार है, एक फ्रंट वाली है, एक ऊपर वाली है, ठीक है। सो स्फीयर ऐसे है, ये दीवार फ्रंट वाली ऐसे जाएगी, ऊपर वाली ऐसे जाएगी, तो कितना पार्ट कटा, यहां से 1/4 पार्ट, ठीक है। बट अभी भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करो, 2 कमरे और बनाएंगे, 2 कमरे और बना देते हैं, इसके आगे और कमरे बना दो 2, ये बन गए, दिख रहा है? सो देखो, अब अपने पास बन गए कमरे 4, कमरे बन गए हैं 4, ठीक है। अब चारों कमरों के बिल्कुल बीच में, चारों कमरों के बिल्कुल बीच में छत पे चिपका रखा है। अब छत क्या करेगी, छत तो आधे चार्ज को काट देगी, आधा ऊपर रह जाएगा। बात क्लियर हुई? चारों कमरों के बिल्कुल सेंटर में है, सबसे ऊपर। सो एक ही दीवार काट रही है, अभी एक ही दीवार काट रही है, तो सोचना आसान है, हाफ काट रही है, हाफ ऊपर हाफ नीचे, तो चारों के थ्रू कितना निकलेगा, चारों के थ्रू कितना निकलेगा, फ्लक्स इक्वल टू Q/2 ε0, ये निकलेगा भाई, है ना। ये किसके थ्रू, 4 क्यूब्स के थ्रू, एक क्यूब के थ्रू क्या निकलेगा, इसका 1/4, सिंपल। सो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब इज 1/4 मतलब Q/8 ε0, सिंपल बात, ठीक है। अब देखो, इस पे हम किसी एक सरफेस के थ्रू भी निकाल सकते हैं, कॉर्नर वाले में ही किसी एक सरफेस के थ्रू भी निकाल सकते हैं, उसको देखेंगे ध्यान से, वो और थोड़ा सा इमेजिन करेंगे और अच्छा लगेगा अपने को, ठीक है। देखो भाई, उसके लिए अपने को क्या सोचना पड़ेगा कि जैसे एक स्फीयर ही है, एक चार्ज है, एक स्फीयर है ना, इसको हमने ऐसे एक सरफेस से कट कर दिया, ये लाइन नहीं है, एक सरफेस है, ठीक है, एक शीट है, इससे कट कर दिया, तो इस चार्ज की फील्ड लाइंस क्या इस सरफेस को कट करती जाएंगी, क्या इस सरफेस को इंटरसेक्ट करेंगी? उसके लिए क्या करते हैं, फील्ड लाइन बनाते हैं। चलाओ भाई, ये मारेगा लाइन है, हर डायरेक्शन में मारेगा, है ना। ये ऊपर वाली कट कर रही है क्या, ना, कोई नहीं कर रही। अच्छा, जो इसके बिल्कुल पास होगी यहां से, वो इसके बिल्कुल पैरेलल निकल जाएगी, और जस्ट नीचे वाली भी पैरेलल निकल जाएगी, यहां से भी पैरेलल, और ये तो सारी ऐसे ऐसे। तो क्या इस सरफेस को किसने कट किया, ना किया, सिंपल। अच्छा, अब इसमें अगर ऐसा एक सरफेस बना दे, कैसे भाई, दिस इज स्फीयर, दिस इज सरफेस, सिंपल, ठीक है। तो क्या उस सरफेस को कट करेंगी, ऐसे घुमाओ, सेम ही हो गया ना, है ना। इन्हीं के बीच तो था सरफेस, मतलब उंगलियों के बीच में सरफेस पकड़ रखा है ना। चलो, पेज है अपने पास, बहुत आसान काम, ठीक है। सो अगर ऐसा सरफेस होगा, ऐसा सरफेस, तो इसको कट करेंगे क्या, ऐसे रखो, सेम फोटो हो गया, नहीं कट करेंगे, है ना। ऐसा सरफेस ले लो, तब कट करेंगी, तब भी नहीं करेंगी। तो जो भी सरफेस इसके सेंटर को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, उसको इसकी फील्ड लाइन कट नहीं करेंगी। बात क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ कॉर्नर वाले पे। कॉर्नर वाले को सोचते हैं कि क्या हो रहा है ना, कि भाई कॉर्नर पे हमने जो रखा चार्ज, उसको कितने सरफेस कट करते जा रहे हैं, ये सोचेंगे अपन, ठीक है। यहां पे रख दिया चार्ज, ठीक है। सो इसको ये सरफेस कट करता जा रहा है, ठीक है, और ये सरफेस इसके सेंटर पे जा रहा है, सेम सा ही होगा ना, सेम सा ही फंडा हो गया, है ना। देखो, फिर से बात कर लेंगे एक बार, ठीक है। देखो, ये अपना ये स्फीयर, और ये वाला ऊपर वाला सरफेस कैसे है, ऊपर वाला सरफेस ऐसे वाला है, इसके सेंटर तक नहीं आ रहा, मतलब कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है ना, ऐसे पूरा नहीं आ रहा, यहाँ तक आ रहा है। क्या इसको कट करेंगे, इसकी फील्ड लाइंस नहीं कट करेंगी। दूसरा, ये वाला सरफेस कैसे होगा, इसके ऐसे होगा, क्या इसको कट करेंगी, नहीं करेंगी। तीसरा, ये वाला सरफेस सेंटर से ऐसे है, क्या कट करेंगी, नहीं करेंगी। तो 3 ऐसे सरफेस हो गए अपने पास जिनको ये फील्ड लाइंस कट नहीं कर रही। 3 ही तो बचे जिनको कट करेंगी, कौन कौन से,
ये वाला, ये वाला और एक पीछे वाला, पीछे वाला, सिंपल। ठीक है, तो 3 ही सरफेस है जिनको कट करेगी। अब एक बार ध्यान से देखो, किसी एक कॉर्नर पे कमरे में मान लो बल्ब है, ठीक है, एक कमरे में बल्ब है, तो उस कॉर्नर में बल्ब है, ठीक है, तो उस कॉर्नर के लिए ये जो सरफेस है, ये सरफेस कितनी दूर है, वहां से L डिस्टेंस नीचे आओ, कॉर्नर देखो, अपना कॉर्नर देखो, कॉर्नर वहां होगा, सामने होगा कहीं, ठीक है, कॉर्नर से L डिस्टेंस नीचे आओ, एक सरफेस आ गया, सिंपल। अब ये वाला सरफेस देखो, ये वाला सरफेस, ये सरफेस कितनी दूर है उस कॉर्नर से, उस कॉर्नर से L डिस्टेंस इस तरफ चलो तो ये सरफेस आ गया, L डिस्टेंस चलते ही आया है, ठीक है, पीछे वाला सरफेस, उस कॉर्नर से L डिस्टेंस चलो, पीछे वाला सरफेस आ गया। तो बल्ब के लिए तो तीनों सरफेस L डिस्टेंस पे आ रहे हैं, तो तीनों सिमेट्रिक होने चाहिए बल्ब के लिए, सिमेट्रिक होने चाहिए तो तीनों में से फ्लक्स सेम ही निकलना चाहिए, सिंपल। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे भाई कि फ्लक्स इज एग्जिटिंग फ्रॉम 3 सरफेसेस ओनली, कितना निकल रहा है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। एंड ये तीनों सरफेस, ठीक है, यहाँ पे भी सोच सकते हो, L डिस्टेंस चले, पीछे वाला सरफेस आ गया, L डिस्टेंस नीचे चले, नीचे वाला सरफेस आ गया, L डिस्टेंस राइट में चले, ये वाला सरफेस आ गया, सिंपल, मतलब पीछे वाला ये वाला था, ठीक है भाई। सो तीनों के थ्रू सेम आएगा, तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस या ईच सरफेस क्या बनेगा, 3 से डिवाइड कर दो, Q/8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3, सो Q/24 एप्सिलॉन नॉट, आंसर, दिस इज फ्लक्स, सिंपल। इतना ही है, मतलब जो अपने बेसिक कंसेप्ट है वो यहीं तक हैं। अब जेई कैसा सवाल पूछता है उसकी बात करते हैं। जेई ने इस पे सवाल पूछे हैं, पहली बात तो इनमें से कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, ये कॉर्नर वाला ही था, ठीक है, इनमें से कोई भी पूछ लेगा तो उसका तो आंसर अपने को याद ही हो गया। बट अब जेई वाले हैं भाई, वो IIT वाले आसान थोड़ी पूछेंगे। तो देखो सवाल क्या था, एक जेई का सवाल बताता हूँ, इसी पे आया हुआ है। इसने क्या किया, अभी एक नीचे एक स्क्वायर शीट ले ली, ठीक है, जेई प्रॉब्लम, स्क्वायर शीट ले ली जिसकी साइड थी 2L, ठीक है, और इसके सेंटर से बिल्कुल L डिस्टेंस ऊपर चले, L डिस्टेंस ऊपर, वो 12 था, ये L चला, और यहाँ पे Q चार्ज रख दिया, ठीक है, Q चार्ज रख दिया। अपने को बताना क्या है, पूछा क्या था कि फ्लक्स बताओ भाई थ्रू दिस स्क्वायर शीट, स्क्वायर शीट के थ्रू फ्लक्स बताना अपने को, ठीक है, घुमाओ दिमाग, घुमा कुछ। सबसे पहले हमने यही किया है, क्या करो क्यों पूरा कर दो, ये लो, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ लोग तो क्यूब बनाना ही सीख गए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, मैंने भी ऐसे ही सीखा था किसी से, ठीक है, मैं बहुत कमज़ोर था ड्राइंग में बचपन से, ठीक है। सो देखो भाई, अब ये जो क्यू चार्ज हो गया है, ये इस क्यूब के बॉडी सेंटर पे हो गया है ना, ये इसका नीचे वाला सेंटर, इससे 2L ऊपर ये सरफेस आएगा, L बीच में, मतलब बिल्कुल इसका बॉडी सेंटर, तो कहाँ है ये, बॉडी सेंटर पे है। बॉडी सेंटर से क्या रूल था अपना, हर एक सरफेस के थ्रू सेम फ्लक्स निकलेगा, कितना निकलेगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, तो इसके थ्रू कितना जाएगा, सेम ही, कितना, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, 6 फेस 6 के थ्रू सेम जाएगा, एक के थ्रू Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगला सवाल जो जेई पूछने वाला है वो क्या है, IIT ने शायद पूछा भी हो, ठीक है, इसी कंसेप्ट पे देखेंगे क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। ए तो सेम ले लिया इसने, स्क्वायर सेम ले लिया, 2L लेंथ का, 2L का, ये दोनों स्क्वायर ऐसे प्लेनर थे, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। फिर यहाँ से 2L डिस्टेंस ऊपर चला, 2L ही चल पड़ा इस बार, और यहाँ पे Q चार्ज रख दिया, तो अब इस Q चार्ज के थ्रू फ्लक्स बताना है, सॉरी, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स बताना है, सेम ही, कितना होगा, स्क्वायर के थ्रू, ठीक है। इसको करेंगे, समझ गए हैं, कुछ याद आ गई बात, आ गई होगी, लास्ट में यही किया है, ठीक है। सो दिस इज योर असाइनमेंट, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। सो आगे पढ़ते हैं अभी, ठीक है, 1 मिनट इसको लिखो, आगे पढ़ते हैं। सो गाइज
इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने एक तरीके से पढ़ लिया, अभी दूसरे तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ेंगे। यहां पे हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स लिखने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का कुछ रिलेशन था आपस में। फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वो बेसिकली था डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कुछ क्लियर हुई बात। सो अभी हम रिलेट करेंगे फ्लक्स को एंड फील्ड को, ठीक बात है। सो एक बार बात देखेंगे कि भाई पहले हम क्या करते हैं ना, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस से, ठीक है। सो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखना भाई, जैसे अपने पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। हमने यहां पे एक ए एरिया कंसीडर कर लिया, ठीक है। एंड ये ए एरिया कैसा है, ऐसा ए एरिया है। मतलब इस सरफेस के अगर परपेंडिकुलर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूं तो इस तरफ आएगा। सरफेस ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे होगा भाई, ठीक है। अच्छा, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली था क्या, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, है ना, कि इतने से एरिया में से कितनी फील्ड लाइन निकल रही है। अगर ज्यादा निकल रही है इतने से एरिया में तो फील्ड ज्यादा हुआ, कम निकल रही है तो कम हुआ, ठीक बात। सो ये था डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, मतलब एरिया ऐसा है और फील्ड लाइन ऐसी है, ठीक है। बट एक बात होती है भाई कि एरिया जो है ना वो एक वेक्टर होता है। एरिया क्या होता है, वेक्टर होता है। उसकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं हम, उसकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं। अब एक बार एरिया के बारे में बात कर रहे हैं बस जल्दी से, ठीक है। सो एरिया क्या है, एक वेक्टर है भाई, ठीक है। सो मैं लेट से बोल लूं कि भाई ये एक शीट है मेरे पास, ये शीट है बोर्ड के प्लेन में, बोर्ड के प्लेन के पैरेलल है ये शीट, ठीक है। तो इसका एरिया बताना है, इसका एरिया वेक्टर बताना है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो एक बंदा बोलता है कि भाई ये डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की, इस शीट के पैरेलल है तो यही होनी चाहिए, है ना, लग भी रहा है, हाँ ठीक बात है। बट दूसरा क्या बोल देगा, ये क्यों नहीं है, फिर अगर वो है तो ये भी तो हो सकती है, सिमिलरली ये भी हो सकती है। सो किसी एक वेक्टर की तीन डायरेक्शन तो नहीं हो सकती, और तीन तो क्या इनफाइनाइट हो जाएंगी यहाँ तो तीन इनफाइनाइट नहीं हो सकती। सो एक ही डायरेक्शन हो सकती है। सो एरिया की डायरेक्शन कौन सी होती है, एरिया की डायरेक्शन हमेशा होती है परपेंडिकुलर टू सरफेस। परपेंडिकुलर टू सरफेस मींस ये अगर एरिया है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स, सिंपल, ये अपना एरिया वेक्टर है, ठीक है। सो अगर एरिया ऐसे बना हुआ है, ये अगर एरिया है ए, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो ये होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे, सिंपल, ठीक है। सो यहां पे हमने क्या लिखा, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया, मतलब फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है ये एरिया, बट एरिया वेक्टर कहां है, एरिया वेक्टर कहां है, पैरेलल है। एरिया को तो हम बोल सकते हैं ना कि लाइन ऐसे जा रही है, एरिया यहां आया तो परपेंडिकुलर आया, है ना, बट एरिया वेक्टर कहां बोलेंगे हम, एरिया वेक्टर पैरेलल ही है, सिंपल। सो अगर इसमें एरिया वेक्टर की बात करें सो हम बोलेंगे एरिया वेक्टर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। सो एरिया ऐसे तो एरिया वेक्टर ऐसे है, सिंपल। सो अब वापस आओ डेफिनेशन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बन गई, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है। सो अब मैं बोल लूं कि ये जो एरिया है इसमें से फ्लक्स कितना पास कर रहा होगा। अब ध्यान रखेंगे क्लोज एरिया खत्म हो गया अपना, ओपन एरिया है ये, तो ओपन एरिया है तो भी क्या होगा, फ्लक्स तो बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ
फील्ड लाइंस क्रॉसिंग, ठीक है, क्रॉसिंग द एरिया, जितनी भी फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रही हैं वही क्या होगा, फ्लक्स होगा, ठीक है। सो अब फ्लक्स लिखेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखो एक बार क्या है, ऊपर चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, है ना, फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड ही ले लो, है ना, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, यही तो फ्लक्स है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स। सो फ्लक्स क्या बन गया, ई का मैग्नीट्यूड इनटू ए का मैग्नीट्यूड, सिंपल फॉर्मूला आ गया अपने पास। सो फ्लक्स क्या होगा, ई इंटू ए, क्योंकि ई क्या है, ई इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, फ्लक्स ही बनेगा। बात क्लियर हुई, ठीक है। सो हमने ई की डेफिनेशन से फ्लक्स निकाला है अभी, तो पढ़ तो हम फ्लक्स ही रहे हैं, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन अपने को याद रखनी है, ठीक है। बट अब पंगा कहां आएगा, यहां पे तो जो एरिया था वो परपेंडिकुलर बना हुआ था। देखो अब अपने पास सवाल कैसे आएंगे, अपने पास सवाल आएंगे फ्लक्स की कैलकुलेशन करने के। फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा अपने को किसी एरिया के थ्रू, किसी एरिया के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। सो देखो भाई, लेट्स से ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और ए एरिया ऐसे है, ठीक है, और एरिया वेक्टर पैरेलल है। अभी ध्यान रखना एरिया वेक्टर पैरेलल होना चाहिए, एरिया से परपेंडिकुलर दिखेगा। सो इसके थ्रू अगर फ्लक्स लिखें तो आप सीधा लिख सकते हैं ई इंटू ए, ई का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड, सिंपल। बट अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो और एरिया ऐसे हो, ठीक है, ये कैसा है एरिया, ऐसा है, ऐसा है, तो क्या इस एरिया के थ्रू फील्ड लाइन पास करेंगी, करेंगी क्या, अरे करेंगी क्या, नहीं करेंगी, नहीं करेंगी, क्योंकि एरिया ऐसा है, फील्ड लाइन क्या करेंगी, उसके पैरेलल भाग जाएंगी, क्रॉस क्यों करेगी उसको, कोई भी क्रॉस नहीं करेगी। सो एरिया वेक्टर ऐसे हो गया अपने पास, है ना। तो फ्लक्स कितना आएगा, जीरो आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, है ना। सो देखो जब अपना ई और ए के बीच, ई और ए के बीच एंगल ए एंड ई कितना था, कितना था इस केस में, ई ऐसे ही था, ए ऐसे ही था, तो फ्लक्स कितना आया, ई इंटू ए आ गया, ठीक है। अच्छा इसको नीचे लिख देता हूं मैं, छुप गया होगा, ठीक है। सो यहां पे क्या था, एंगल क्या था, एंगल बिटवीन ई एंड ए, ई एंड ए वेक्टर वाज जीरो, ठीक है। सो अपना ये आया वैल्यू, ई इंटू ए बन गया, और यहां क्या था, ई वेक्टर वाज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, सो फ्लक्स कितना बना, जीरो। सो दो वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट जीरो बनता है जब वो परपेंडिकुलर हो, कौन सा प्रोडक्ट बनता है जीरो जब वो परपेंडिकुलर हो, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बनता है, ठीक बात है। सो अगर हम फ्लक्स का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो ई इंटू ए नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ई इंटू ए यहां तो जीरो है, ई इंटू ए जीरो तो नहीं है ना मैग्नीट्यूड में, तो बट जीरो वैल्यू आ गई। सो यहां पे एंगल पे फर्क पड़ेगा, ई और ए के बीच एंगल पे फर्क पड़ेगा, तो बनना क्या चाहिए, ई डॉट ए, ई डॉट ए बनना चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक बार प्रूव करके देख लेते हैं, हाँ, मतलब सवाल भी वैसे ही करने हैं जैसा अभी प्रूफ आएगा, सवाल भी वैसे ही सोचने अपने को सारे के सारे, ठीक है। सो फॉर्मूले पे जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सो जस्ट नोट, इसको साफ कर रहा हूं मैं, लिख लिया, गुड। देखो भाई अब अपन फॉर्मूला बनाएंगे, इसके लिए अपन क्या करते हैं कि एक टेढ़ा एरिया लेंगे, ठीक है। देखो देखो ई ऐसे, ये ई है, यहां पे क्या करो, एक ऐसे ऐसे बना दो स्लांट सा, ठीक है। ये एरिया है अपने पास, इसकी ये लेंथ L, ये लेंथ B ले लो, और ये लेंथ ले लो L, ठीक है। ये ऐसा एरिया, समझ पा रहे हो कैसा है, ऐसे रखी है एक शीट, टेढ़ी रख दी हमने, ठीक बात, टेढ़ी रख दी है। अब जो एरिया वेक्टर है इसका, एरिया वेक्टर तो क्या होगा, शीट के परपेंडिकुलर जाएगा, परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ऐसे, है ना। सो ई वेक्टर ऐसे है, देखो ई की डायरेक्शन तो यही है, ठीक है। सो इस एंगल को एक बार थीटा ज्यूम कर लेते हैं, ठीक बात, इस एंगल को हमने थीटा ज्यूम कर लिया, ठीक है। अब अपने को इसके थ्रू फ्लक्स लिखना है, फ्लक्स लिखना है। अब अपने को क्या पता लग रहा था कि अगर ये एरिया बिल्कुल ऐसे होता तो E इंटू ए हो जाता, ऐसे होता तो जीरो हो जाता, बट बीच में ले आए,
बीच में ले आए, ठीक है। तो देखो इसको आप कैसे सोच सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये तो चलो टेढ़ा एरिया है, ठीक है। सो इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोच पा रहे, ठीक है, ये टेढ़ा एरिया, इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोच पा रहे। अपने को क्या बनाना चाहिए, एक ऐसा एरिया बनाना चाहिए, एक ऐसा एरिया बनाना चाहिए जो ई के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि परपेंडिकुलर का सीधा फॉर्मूला अपने पास मींस ई शुड बी पैरेलल टू ए वेक्टर ना। तो मैं क्या करता हूं कि इसको ऐसे ऐसे डिशम डिशम, ठीक है, अच्छा नहीं बना, इसको थोड़ा बड़ा फोटो बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, देखना। ये लेंथ बी, ये लेंथ एल, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्या करो, यहां से ये डाल दो, यहां से ये डाल दो और इसको नीचे मिला दो, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, ये ई जो था, ये जो एरिया था, इसका ये एरिया बना दिया हमने, सामने वाला एरिया बना दिया, ठीक बात। अब देखो भाई, अब ये जो एरिया है, ये एरिया अपने को क्या दिख रहा है, ये एरिया वेक्टर इस तरफ है ना, इसको ए डैश बोल देते हैं, ये एरिया वेक्टर इस तरफ है, ई भी इसी तरफ है। तो फ्लक्स क्या होना चाहिए इस केस में, फ्लक्स क्या होना चाहिए, ई का मैग्नीट्यूड इनटू ए डैश का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। अब ए डैश का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे एल एंड बी की टर्म में, क्योंकि अपने को तो इसमें फ्लक्स लिखना था, इसमें फ्लक्स लिखना था, ठीक है। सो अब देखो इसकी ये लेंथ बी है, ठीक है। सो अब ये जो लेंथ है असली में ये ऐसे है लेंथ ना, ये बी ऐसे है, दो एल ऐसे हैं, फिर बी ऐसे है, समझ पा रहे हो, ऐसे है फोटो, ठीक है। ये बीच वाली बी, ये वाली एल। सो ये बी है तो ये बी ही रहेगी भाई, ये तो बी ही रहेगी, ठीक है। बट ये एल है तो ये एल चेंज हो जाएगा, ये चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज के लिए क्या करो, ठीक है, यहाँ पे भी बना दो एक बार, यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फोटो बना देते हैं, इसको पूरा बना दिया। सो अब ये लेंथ निकालनी है अपने को, ये सामने वाली लेंथ है, कितनी होगी, ये एंगल थीटा है। सो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, सो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये थीटा, ये वर्टिकल लेंथ, ये लेंथ एल, तो ये क्या होगा, क्या होगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा भाई, है ना। ये लेंथ एल है ना, ये इतनी सी, ये लेंथ एल है, ये एल, तो ये एल कॉस थीटा। सो ये लेंथ कितनी बन गई, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, ठीक है। सो इस एरिया को क्या लिख सकते हैं आप, ई का मैग्नीट्यूड इंटू ए डैश का मैग्नीट्यूड, एल इंटू एल कॉस थीटा इंटू बी लिख सकते हैं। सो फ्लक्स क्या बन गया, ई एल बी कॉस थीटा, ठीक है। हमने इसके थ्रू फ्लक्स निकाल लिया। अब अच्छी बात क्या है ना, कि जितनी फील्ड लाइंस इस एरिया के अंदर आएंगी, वो सारी की सारी फील्ड लाइन यहीं से एग्जिट करेंगी, सिंपल है। इस एरिया के अंदर जो आ गई वो सारी इस एरिया से एग्जिट करेंगे। सो इसका जो फ्लक्स है और इसका फ्लक्स है सेम ही होना चाहिए, सिंपल बात। सो फ्लक्स थ्रू दिस एरिया ए मस्ट बी इक्वल टू फ्लक्स थ्रू ए डैश एरिया, है ना। ए डैश एरिया क्या बन गया, ई एल बी कॉस थीटा। सो फ्लक्स थ्रू ए, है ना। सो फ्लक्स थ्रू ए को क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर, व्हाट इज एल इंटू बी, एल इंटू बी इज एरिया वेक्टर, ए वेक्टर जो था अपना, ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ क्या बन गया, ई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। सो फ्लक्स थ्रू ए इज ई ए कॉस थीटा। सो व्हाट इज फ्लक्स, ई डॉट ए, ई डॉट ए क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, ठीक है। सो जस्ट नोट करो, फोटो अच्छा सा बनाना, ठीक है। ये मतलब बहुत अच्छा नहीं बना, मतलब थोड़ी स्पीड में बनाना पड़ रहा है ना अभी, सो इसलिए। सो जस्ट नोट करो, आगे देखो अभी सवाल कैसे आएंगे, अपने को फ्लक्स ही लिखना होगा अभी, ठीक है। सो देखो यहां से ना एक चीज अपने को पता लगी है, यहां से क्या बात पता लगी कि भाई एरिया अगर टेढ़ा दे रखा हो ना, तो क्या करो, उसकी प्रोजेक्शन ले लो। इस एरिया की शेडो है ना, ये एरिया ऐसे है तो इसकी प्रोजेक्शन ऐसे ही होगी, ठीक है। सो फ्लक्स लिखना है तो क्या करो, अगर टेढ़ा एरिया है तो उसकी क्या करो, प्रोजेक्शन ले लो। कैसे प्रोजेक्शन, ऐसी प्रोजेक्शन की जो एरिया वेक्टर ई के पैरेलल हो जाए, ठीक है। सो इसमें हेडिंग लिख लेंगे, ठीक है, जनरल
ठीक है, फ्लक्स, ठीक है, मतलब ई डॉट ए का प्रूफ है ये अभी। ठीक है, अगला देखो सवाल। ठीक है, सवाल पे आते हैं डायरेक्ट। देखो भाई, अब बहुत सिंपल सवाल होंगे, जेई में बहुत बार पूछे जाते हैं ये, जेई नीट दोनों में। अब देखो, अगर मैं ऐसा एक आर रेडियस का एक सर्कल ले लिया हमने, आर रेडियस का क्या है, एक डिस्क ले ली, ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके थ्रू फ्लक्स बताना है। सो यहाँ तो सिंपल है, एरिया ऐसे ही है, एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू ई वेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर ही है ना, मतलब ई के परपेंडिकुलर एरिया है ना। सो यहाँ पे फ्लक्स क्या लिख सकते हैं आप सीधा, ई ए, ई का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड cos 0, cos 0 होता है 1, cos 0 इज 1, सो फ्लक्स इज E इंटू ए, सिंपल, ई का मोड ए का मोड। ठीक, अब देखो दूसरा सवाल। अब इसी के सामने हमने एक होलो हेमिस्फीयर रख दिया, होलो हेमिस्फीयर, ठीक है, होलो हेमिस्फीयर रख दिया भाई। अब इसके थ्रू फ्लक्स लिखना है, ठीक है। अब हेमिस्फीयर का जो एरिया है वो तो खतरनाक है, आसान नहीं है, इतना खतरनाक है। कैसे भाई, अगर मैं बोलूं कि एरिया वेक्टर बनाओ हेमिस्फीयर के लिए, ठीक है, सो यहां देखो, अगर यहां एरिया वेक्टर बनाओगे तो ये एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा डी ए, स्मॉल एरिया। यहां पे एरिया वेक्टर बनाओगे तो कैसे आएगा, ये टेढ़ा डी ए एरिया, यहां बनाओगे तो ऐसे डी ए एरिया। अब अगर मैथमेटिकली सॉल्व करें हम तो एरिया वेक्टर की एक डायरेक्शन तो है ही नहीं, है नहीं, सो अपने को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। इस एरिया के थ्रू अलग से फ्लक्स लिखेंगे, इसके थ्रू अलग से, इसके थ्रू अलग से, सबको ऐड कर देंगे, है ना। बट ये लंबा काम है बहुत ज्यादा, ठीक है। आसान क्या है, आसान काम ये है कि ये जो सामने एरिया दिख रहा है ना, इसमें जितनी फील्ड लाइन एंटर करेंगी वो सारी की सारी फील्ड लाइन वही इस फील्ड लाइंस आगे भी भाग जाएंगी। तो अपने को कौन सा एरिया लेना चाहिए, यही एरिया ले लेना चाहिए, यही एरिया, ठीक है। ये एरिया कितना है, ये एरिया है पाई आर स्क्वेयर, सो इसके थ्रू फ्लक्स भी क्या बनेगा, E इंटू एरिया इज पाई आर स्क्वेयर, ये भी एरिया पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। पुराना भी यही था, ये सेम आ गया, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, जनरल अगर दे रखा हो, ठीक है, E ऐसे है, यहां से देखना भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। डू यू नो एरिया ऑफ एन एलिप्स, डू यू नो व्हाट इज एरिया ऑफ एन एलिप्स, एलिप्स का एरिया पता क्या होता है, आई ऑल्सो डोंट नो, अभी आएगा निकल के देखना भाई। अपने को हमने अभी एक ऐसे टेढ़ा आर रेडियस का टेढ़ा सर्कल ले लिया और जिसका एरिया वेक्टर ऐसे है, ठीक है। अब इसके थ्रू फ्लक्स लिखना है, इसके थ्रू फ्लक्स लिखना है तो मैथमेटिकली आप चल सकते हैं, ई वेक्टर ऐसे, ए वेक्टर ऐसे, ये बीच में एंगल थीटा है, सो फ्लक्स इज ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ठीक बात, ठीक है। सो अब एक तो ये फंडा होगा, दूसरा फंडा क्या कर सकते हैं हम, दूसरा फंडा क्या कर सकते हैं कि इसकी प्रोजेक्शन पे एक एरिया बनाओ, ठीक है, इसके सामने एरिया, जैसे उसके सामने बनाया था ना, कैसा एरिया, ऐसा एरिया, ठीक है। सो इसके सामने एक एरिया बनाया हमने ऐसा, ठीक है। अच्छा, ये एरिया कैसा होगा, इसकी शेप कैसी होगी, सोच सकते हैं शेप कैसी होगी, हाउ टू टेल, देखो यहीं पे दिख जाएगा, सामने देखना, बिल्कुल सामने देखना, ठीक है। अभी ये लगभग सर्कल है, ठीक है, ये अपना सर्कल है, इसको अगर ऐसे घुमा दूं मैं, ठीक है, ऐसे घुमा दूं तो तुम्हें सामने से ये कुछ ऐसी शेप दिख रही है ना, मतलब अभी इसके बीच पूरा, अभी ये पूरा सर्कल दिख रहा है, टेढ़ा कर दिया, ठीक है, तो तुम सामने से ही देख रहे हो ना, ऐसे एरिया दिख रहा है, ये क्या होता है, एलिप्स, एलिप्स हो गया ये, ठीक है। सो ये अब क्या है, एक एलिप्स है, एलिप्स है, ठीक है। अब इसके थ्रू फ्लक्स क्या होना चाहिए, इसके थ्रू फ्लक्स होना चाहिए E इंटू एरिया ऑफ एलिप्स, है ना, और इसके थ्रू फ्लक्स दोनों सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए, है ना। सो एरिया ऑफ एलिप्स मस्ट बी इक्वल टू A cos थीटा, देख पा रहे हैं। सो एरिया ऑफ एलिप्स क्या पता लग गया अपने को, इज A cos थीटा, ठीक बात, ठीक है। सो इसको हम ज़्यादा बात नहीं करते, मतलब ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही जनरल के लिए था कि भाई सर्कल ऐसे है, उसको ऐसे टेढ़ा कर दोगे तो यहाँ से एक एलिप्स दिखेगा अपने को,
एलिप्स दिखेगा उसका एरिया a cos थीटा ही होगा, है ना। फ्लक्स लिखना तो आसान है, सिंपल ही है, ई ए cos थीटा, काम खत्म, है ना। और जो 90 डिग्री वाला केस था, 90 डिग्री वाला केस जो था उसको यहां बना दो एक बार। देखो ई वेक्टर ऐसे, ई वेक्टर ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, एंगल कितना दोनों के बीच 90, सो फ्लक्स इज ई ए cos 90 कितना 0, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया अपना, ये सारे सवाल हम कर लेंगे, ठीक है। जस्ट नोट, आगे चलते हैं। तो देखो भाई, इसके बाद अपने को जो भी हेमिस्फीयर वाला सवाल किया उसको इंटीग्रेशन से भी करना पड़ सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो सवाल आए तो तुम इंटीग्रेशन से करो, ठीक है, बट उस टाइप का सवाल इंटीग्रेशन से करना पड़ सकता है, ठीक है। कोई ऐसा सवाल आ सकता है जिसमें करना ही पड़े, ठीक है। सो उसके लिए एक बार हम इंटीग्रेशन से निकालना सीखेंगे फ्लक्स को, ठीक है। सो देखो सवाल आप सेम ही लेते हैं, ई वेक्टर ऐसे, ठीक है, इसके सामने एक ऐसा बड़ा सा हेमिस्फीयर बना देंगे, ठीक है, बड़ा सा हेमिस्फीयर बना दिया। अपने को फ्लक्स लिखना है, ठीक है, थ्रू हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, और इसको करना है इंटीग्रेशन से, ठीक है, सॉल्व करना है पूरा इंटीग्रेशन से होगा, ठीक है। सो अब देखो अपने को पता है कि भाई फ्लक्स इज ई डॉट ए, बट क्या है कि इसका एरिया वेक्टर हर जगह अलग अलग है। मतलब इस पोजीशन पे ऐसे, इस पे ऐसे, इस पे ऐसे, इस पे ऐसे, परपेंडिकुलर होगा ना एरिया का, तो सिंपल है, परपेंडिकुलर होगा एरिया, तो एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो अब अपन डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते इसमें, ई और ए के बीच एंगल तो अलग अलग है ना। तो अपने को क्या करना चाहिए, एरिया को ब्रेक कर देना चाहिए छोटे छोटे पार्ट्स में, एरिया को ब्रेक कर देना चाहिए छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। सो आप देखो इसको ब्रेक कैसे करते हैं ना, वो ब्रेक करना ही इंपॉर्टेंट है। इस एंगल को थीटा लिया, जीरो एंगल लिया, यहां पे थीटा एंगल पे गए और डी थीटा का कट लगा दिया, डी थीटा का कट लगा दिया, ठीक है। अभी हम कैसे जा रहे हैं, ये लाइन यहां पे, ये लाइन यहां पे, ये यहां पे, तो एक वी बन गई। अब इस वी को क्या करो, ऐसे घुमा दो, ऐसे पूरा का पूरा, मतलब ये डंडा जो है इसको ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर घुमा देंगे तो अपने को एक ऐसा सा पोर्शन मिल जाएगा, ठीक बात है, देखना ध्यान से, एक ऐसा सा पोर्शन मिल गया अपने को, ठीक है, ये, ठीक है। ये क्या है, एक रिंग जैसी मिल गई, ये रिंग जैसी मिल गई एक ना। अब ये जो रिंग है ये टोटल कैसे है, इस रिंग का जो एरिया वेक्टर है इस पोजीशन पे वो एरिया वेक्टर ऐसे है, इसको अपन डी एरिया बोल देंगे। इस पोजीशन पे वो डी ए वेक्टर ऐसे है, ठीक है। यहां दोनों का अगर इस एरिया का और इस एरिया का ई से एंगल देखो, ई यहां पे डी ए, यहां पे थीटा एंगल है, ई यहां पे डी ए, यहां पे थीटा एंगल है ना। अब ये एरिया ऐसे बाहर भी आएगा, बाहर भी आएगा तो देखो ई तो ऐसे ही रहेगा, और इसको हम कैसे घुमा रहे हैं, ऐसे, है ना। देखो दिखेगा आराम से, ध्यान से देखना कि भाई ई तो ऐसे है सामने और ये रोड ऐसे है ना। अब इसको ऐसे अगर घुमाओगे तो किसी भी पॉइंट पर ई और ए का एंगल तो चेंज कर ही नहीं रहे ना, कर ही नहीं रहे चेंज, तो है ना। तो ई और इस डी ए के बीच हर जगह एंगल थीटा ही होगा, है ना। सो अगर हम अलग अलग थीटा पे ऐसे एरिया कट करें, ऐसे रिंग रिंग रिंग, मतलब पूरे हेमिस्फीयर को छोटी रिंग, फिर बड़ी रिंग, फिर बड़ी बड़ी बड़ी, ऐसे रिंग्स में काट सकते हैं, है ना। सो हर एक का एंगल फिक्स होगा, एक का थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 सबका अलग अलग होगा, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इस रिंग के थ्रू फ्लक्स लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन, सिंपल। सो इस रिंग का एरिया लिखना अपने को, ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, ठीक है। इस रिंग का एरिया लिखने के लिए, ठीक है, देखो मैं एक दोबारा फोटो बना देता हूँ, ठीक है, सिंपल ही जाएगा। इसमें आप डी थीटा नहीं बनाते एक बार, क्योंकि ना डी थीटा असली में क्या होता है कि बिल्कुल छोटा एंगल होता है, मतलब थीटा पे डी थीटा ये इतना ही है, इतना सा बस, बिल्कुल छोटा, दिखेगा भी नहीं, है ना। सो अगर इस रिंग की मैं बात करूं तो ये रिंग कुछ ऐसी सी शेप की है, ठीक है। सो ये इसकी रेडियस है, ठीक है, ये आर, ये थीटा, सो रेडियस कितनी बन गई, ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, ठीक है। सो इस रिंग की रेडियस आर साइन थीटा, ये लेंथ मतलब आर साइन थीटा,
ठीक है। अब इस रिंग का एरिया लिखना अपने को, रिंग का एरिया, इस रिंग को ऐसे काट के बिछा दो, बिछा देंगे, ठीक है। तो देखो वैसे इसको थोड़ा सा वैसे एक्सपेंड करके लिखे तो ऐसा सा होगा ये, ठीक है, ऐसी सी होगी ना, वैसे टेढ़ी सी होगी, ठीक है। सो ये अपनी रेडियस r sin थीटा, और ये लेंथ कितनी, ये लेंथ, यही तो लेंथ होगी, ये कितनी है भाई, रेडियस इंटू डी थीटा, आर्क लेंथ इज r इंटू डी थीटा, ये r कौन सा है, r sin थीटा, r cos थीटा, ये देखना, ये देखना, ये है भाई कैपिटल R है, r sin थीटा नहीं है, तो ये क्या है, r d थीटा, सो ये लेंथ इज r d थीटा, ठीक है। सो इस रिंग का एरिया अगर लिखना चाहोगे तो इसको काट दो, काट के बिछा दिया तो ये लेंथ कितनी बनेगी, पाई 2 पाई r, रेक्टेंगल बन गई ना, ये तो रेक्टेंगल बन गई, ये लेंथ कितनी बनेगी, सर्कमफेरेंस के इक्वल, सर्कमफेरेंस कितनी है 2 पाई r, r की वैल्यू r sin थीटा, ये लेंथ r d थीटा, सिंपल, एरिया आ गया अपने पास। सो इसको आप बोल लेंगे DA, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 पाई r sin थीटा इंटू डी थीटा, डन, ठीक बात। अब आगे चलो, ये DA बन गया, E पता लग गया, DA पता लग गया, ठीक है। सो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा उसका अपन d फाई लिखेंगे, d फाई। सो व्हाट विल बी d फाई, d फाई मस्ट बी इक्वल टू E डॉट DA, सिंपल, E डॉट A था, अब E डॉट DA हो जाएगा। व्हाट इज E, व्हाट इज DA, DA इज दिस 2 पाई r sin थीटा d थीटा इंटू E का मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल थीटा ही है ना, E वेक्टर ऐसे, DA वेक्टर ऐसे, तो ये एंगल तो थीटा ही है, देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं, ठीक है। सो इस मोड को एक बार हटा दो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सो अब अपने को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये क्या बन गया अपना d फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे, फाई बन जाएगा, लिमिट्स किसकी पुट करनी है, d थीटा की। सो व्हाट शुड बी इनिशियल लिमिट, सो पहली रिंग अपने को 0 एंगल पे काटनी चाहिए, बिल्कुल छोटी सी, फिर थोड़ा एंगल बढ़ाओ, फिर एंगल बढ़ाओ, फिर एंगल बढ़ाओ, तो 90 पे रिंग कटी, वो आखिरी यहां तक आ गई। और एक बात और अच्छी है काम की कि भाई जैसे हमने थीटा एंगल लिया तो ऊपर वाला पोर्शन नहीं, नीचे वाला पोर्शन भी साथ में ही आ रहा है। सो अब अगर 0 से 90 तक रिंग काटेंगे तो पूरा हेमिस्फीयर ही कट जाएगा, तो पूरा हेमिस्फीयर आ गया। सो एंगल्स की लिमिट 0 से π/2, ठीक है। सो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसके इंटीग्रेशन के लिए अपने पास ये बन गया, इसको आप लिख सकते हैं E पाई r 2 sin थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन पीछे पीछे लगा दो, 0 से π/2, ठीक है। सो अगर सब्सटीट्यूशन वगैरह सीख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको क्या लिखो, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन डी थीटा, ठीक है। अब sin थीटा का होता है cos थीटा, बट sin 2 थीटा आ गया तो क्या करेंगे, 2 थीटा का डिफरेंशिएशन उसके नीचे लिख देंगे। सो sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, लिमिट्स आर 0 to π/2, ठीक है। E इंटू पाई आर आगे ही चल रहा है, सो E इंटू पाई आर आगे, ठीक है, E इंटू पाई आर। अच्छा एक दिक्कत कर दी, ठीक है, हाँ, DA के अंदर R था साथ में, है ना, ये लेंथ 2 पाई r sin थीटा इंटू r d थीटा, सो ये r स्क्वायर है, r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देख लेना, मतलब वैसे ही गलती कर दिया था मैंने एक, ठीक है। माइनस एक बार आगे लगा दो, ठीक है, बाय 2 यहाँ रख दो, cos 2 थीटा मीन्स cos पाई माइनस cos 0, cos पाई इज -1, माइनस ऑफ 1, फिर -1, ये क्या बन गया 2, ठीक है, और माइनस E इंटू पाई आर स्क्वेयर बाय 2, सो 2 से ये 2 कट जाएगा और माइनस से माइनस कट गया, आंसर क्या आ जाएगा, E इंटू पाई आर स्क्वेयर। वी गॉट सिंपल आंसर, ठीक बात है। सो जस्ट इसको नोट करो, इस पे हम और सवाल करेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से समझना है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए राम राम।